हेलो एवरीवन, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इस वीडियो में मैं नर्सिंग फाउंडेशन के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नर्सिंग फाउंडेशन यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड, जो आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो सिलेबस वाला वीडियो बनाया मैंने उसमें बता रखा है कि इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन वो बायो के होते हैं। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ रखा है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है और किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी ब्लड। अगर हमें ब्लड में एंटीबॉडीज पता करना है कि एंटीबॉडीज कितनी प्रेजेंट हैं, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन सा दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी, ये हार्ट के लिए होता है। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, ये किसी भी बॉडी पार्ट के स्कैनिंग के लिए होता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ये जो होता है एलिसा, इससे हम एंटीबॉडीज पता करते हैं। अगर हमें किसी भी बीमारी के बारे में एंटीबॉडीज पता करनी है कि उसके लिए कोई एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में या ब्लड में है कि नहीं, तो हम एलिसा टेस्ट करते हैं। लास्ट वाला दिया हुआ है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर टेस्ट जो होता है, ये सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए होता है। सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटीज को पता करने के लिए होता है। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। अगर कहीं पर भी आपसे पूछता है कि अगर हमें एंटीबॉडी पता करना है कि उसके अमाउंट है कि नहीं है, कितना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, तो आप एलिसा टेस्ट करेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। क्वेश्चन कह रहा है, विच कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व द सर्जिकल कटिंग एंड सीलिंग ऑफ द वैस डिफरेंस इन मेल्स टू प्रिवेंट द रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग इजैकुलेशन। मेल में जो हम सर्जिकल मेथड यूज करते हैं कंट्रासेप्टिव का, उसका नाम बताने के लिए कह रहा है। तो दो कंट्रासेप्टिव होते हैं सर्जिकल, ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी। आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है और वैसेक्टॉमी किस में होता है। जो ट्यूबेक्टॉमी होता है ये फीमेल्स में होता है और जो वैसेक्टॉमी होता है ये मेल्स में होता है। तो ऑप्शन में हमारे वैसेक्टॉमी जो दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन रहता है तो आप इससे याद रख सकते हैं, वैसेक्टॉमी में जो आगे वैस है, ये वैस डिफरेंस को बताता है और वैस डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का प्राइमरी पर्पज क्या होता है। तो जो सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होता है, इसका मेन पर्पज होता है वेस्ट वाटर को हम सही तरीके से रिमूव कर दें और उसको फिल्टर कर दें। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिया हुआ है। पहला कहा है टू रिसाइकल सीवेज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, ये मेन पर्पज नहीं है इसका। दूसरा कहा है टू प्योरीफाई सीवेज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम जो प्योरीफाई करते हैं, ये सही तो है, इसका पर्पज तो है, लेकिन प्राइमरी पर्पज हमसे पूछा है, मेन जो मुख्य पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है, वो नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है। तीसरा दिया हुआ है टू सेफली रिमूव एंड ट्रीट वेस्ट वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज। मुख्य पर्पज सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का यही है, तीसरा जो दिया हुआ है, कि सेफली हम वेस्ट वाटर को घरों से और इंडस्ट्री से निकाल कर बाहर ले जाएं, तब जाके उसे फिल्टर करें। तो हमारा मेन जो पर्पज होता है सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का, सी वाला ऑप्शन होता है। लास्ट में दिया हुआ है टू रिलीज अनट्रीटेड सीवेज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, ये तो पूरी तरीके से गलत है, ये इसका अपोजिट ही बता रहा है। फॉलोइंग मिनरल्स कंट्रीब्यूट टू द हार्डनेस ऑफ वाटर, इसमें से वाटर की हार्डनेस के लिए कौन जिम्मेदार होता है, हमें ये बताना है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर और सॉफ्टनेस ऑफ वाटर आपने 9th 10th में पढ़ रखा होगा साइंस में, और केमिस्ट्री में 11th में शायद केमिस्ट्री में है कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस कैसे आती है, उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। लेकिन आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस बताना है किसकी वजह से वाटर की हार्डनेस होती है। वाटर की हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती है।
हम ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट खोज लेते हैं, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। बी ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया फोकसेस ऑन द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट के हेल्थ और उनके हेल्थ की देख रेख करने के लिए कौन सा प्रोग्राम हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री चलाती है, उसका हमें नाम बताना है। तो एडोलेसेंट की देख रेख करने के लिए, उनके हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो चलता है RBSK। फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये नहीं है। दूसरा दिया हुआ है एड्स कंट्रोल, ये एड्स HIV के लिए है। ये रूरल हेल्थ मिशन है, मतलब गांव दराज के जो एरियाज हैं वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाने के लिए है। तीसरा दिया हुआ है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यही जो मैंने बताया, तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और चौथा दिया हुआ है जनानी सुरक्षा योजना। जनानी सुरक्षा योजना से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए है, ये छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं और मदर्स के लिए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर पब्लिक हेल्थ विद इन द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक हेल्थ के लिए एफर्ट करती है। तो ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंदर एक ही आता है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पब्लिक हेल्थ के लिए एफर्ट डालता रहता है, वो अपना काम करता रहता है और पूरे वर्ल्ड के जितने हेल्थ के सिस्टम हैं उनको एक तरीके से मैनेज करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, हमारा करेक्ट ऑप्शन यही होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमसे पूछ रहा है कि WHO का प्राइमरी फोकस क्या है। तो WHO का जो प्राइमरी फोकस है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखो बता रखा था कि पब्लिक हेल्थ है, वो पब्लिक हेल्थ पर फोकस करता है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ दे रखा है, पब्लिक हेल्थ, यही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर होगा। विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स एंड सेडिमेंटेशन। सॉलिड पार्टिकल्स और सेडिमेंटेशन को रिमूव करने के लिए हम कौन से प्रोसेस का यूज करते हैं जब हम सीवेज वाटर प्लांट में या सीवेज ट्रीटिंग वाटर प्लांट में वाटर को फिल्टर करते हैं या वाटर को साफ करते हैं। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनको हम रिमूव कैसे करते हैं, हम थोड़ी देर पानी को छोड़ देते हैं, सॉलिड पार्टिकल से नीचे बैठ जाते हैं, फिर हम पानी को निकाल लेते हैं और बाद में सॉलिड वेस्ट को बाहर कर लेते हैं, यानी कि सेडिमेंटेशन को हम यूज करते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो भारी चीजें होती हैं या सॉलिड चीजें होती हैं वो पानी में नीचे बैठ जाती हैं और पानी ऊपर रह जाता है। तो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है सेडिमेंटेशन, डी में, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन कह रहा है विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनिशिएटिव एट द नेशनल लेवल। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल लेवल पर फैमिली वेलफेयर और पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से मिनिस्ट्री की है, कौन सी मंत्रालय की है। तो इसके लिए इसके पहले एक क्वेश्चन में खुद नाम दे रखा था उसने, कौन सा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं कहां पर है, होम अफेयर्स है, इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, सी ऑप्शन में दे रखा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन सी होगा। WHO प्रोग्राम एम्स टू इरेडिकेट और कंट्रोल स्पेसिफिक डिजीज ग्लोबली। WHO का कौन सा प्रोग्राम है जिसका एम है किसी स्पेसिफिक डिजीज को रिमूव करना। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, उसके बाद ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला कहा है ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। ये 3 डिजीज हैं, इसमें 3 डिजीज इंक्लूड है। बी में कह रहा है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है ये कई सारी डिजीज को एक साथ लेके चलता है, स्पेसिफिक नहीं है। तीसरा कह रहा है WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल।
टोबैको कंट्रोल जो है इससे हम कई बीमारी को टारगेट करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन में कह रहा है ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो है ये सिर्फ और सिर्फ पोलियो पर फोकस करता है। बाकी 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हम किसी एक स्पेसिफिक डिजीज पर काम नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम 2 से 3 या उससे ज़्यादा डिजीज पर काम कर रहे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसने कहा है किसी एक स्पेसिफिक डिजीज पर जो कंट्रोल के लिए काम करता हो, तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। जो फुल फॉर्म्स यहाँ पर ऑप्शंस में हैं आपको वो फुल फॉर्म भी याद कर लेने हैं, क्योंकि हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले आपसे एग्जाम में। Which United Nations agency is responsible for providing health services to children and mothers worldwide? वर्ल्ड में चिल्ड्रंस और मदर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है, हमें उसका नाम बताना है। तो ये जो है यूनिसेफ है, इसका नाम भी आप लोगों ने बहुत जगह पर देखा होगा। यूनिसेफ जो है ये मदर और चाइल्ड के हेल्थ के लिए चलाई जाती है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो हम ऑप्शन में खोज लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। पहले में दिया हुआ है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा दिया हुआ है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है यही हमारा आंसर है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। डी में कहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये लेबर श्रम संगठन होता है उसके बारे में बता रहा, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज फर्टिलाइजेशन टाइपिकली अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमसे फर्टिलाइजेशन का लोकेशन पूछ रहा है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा कहाँ होता है, एम्पुलरी इस्थमस रीजन में होता है फैलोपियन ट्यूब के। लेकिन हम ऑप्शन देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में डायरेक्ट पूछा हुआ है यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और सर्विक्स। तो फैलोपियन ट्यूब में होता है क्योंकि एम्पुलरी इस्थमस जो रीजन होता है ये उसी का पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस इन मेल्स। मेल्स में एपिडिडाइमिस का क्या फंक्शन होता है, मेन फंक्शन हमसे पूछा है। तो एपिडिडाइमिस क्या करता है, स्पर्म का स्टोरेज करता है, स्पर्म स्टोरेज करता है और यहाँ पर उसका मैच्योरेशन होता है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ये गलत है, इसका काम प्रोडक्शन का नहीं है। दूसरा कह रहा है स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये सही हो सकता है। सी कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, ये भी गलत है। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टू द यूरेथ्रा, ये भी गलत है। हमारा जो मेन काम उसका होता है क्या होता है, स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। Contraceptive method involve the insertion of a small T-shaped device into the uterus to prevent pregnancy। वो कौन सा मेथड होता है जिसमें हम टी शेप का डिवाइस यूज करते हैं। तो उसका डिवाइस या कॉपर टी जैसे यूज हम करते हैं, वो उस प्रोसेस का नाम होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, या इन्हीं को हम IUD के नाम से जानते हैं। तो हम IUD खोज लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है, सी ऑप्शन में IUD दिया हुआ है, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच आर्थ्रोपोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग लाइम डिजीज टू द ह्यूमंस। ह्यूमंस में लाइम डिजीज को कौन सा आर्थ्रोपोड यानी कौन सा इंसेक्ट ट्रांसफर करता है। तो लाइम डिजीज को हमारी बॉडी में टिक ट्रांसफर करता है। बी ऑप्शन में दे रखा है टिक, हम बी ऑप्शन को करेक्ट लगाएंगे। Which of the following is not an example of an immunological disease? इसमें से कौन सा immunological disease नहीं है। तो immunological disease वो disease होती हैं जो हमारे immune system की वजह से अफेक्ट करती हैं हमें या फिर अफेक्ट होती हैं। जैसे कि पहले में दिया हुआ है रिमेटाइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद खत्म करती है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल डिजीज में आता है। ल्यूपस जो होता है ये भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होता है। जब मैंने पहला या दूसरा वीडियो बनाया था नर्सिंग फाउंडेशन में, उसमें इन चारों डिजीज के बारे में डिटेल में बताया है कि रिमेटाइड क्या होती है, रिमेटाइड आर्थराइटिस क्या होती है, आर्थराइटिस क्या होता है, ल्यूपस क्या होता है, अस्थमा क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस क्या होता है
और ऐसे 3-4 और डिजीज के बारे में बता रखा है। अगर आपको नहीं पता ल्यूपस क्या होता है तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। ल्यूपस भी ऑटो इम्यून डिजीज है। अस्थमा जो है ये भी हमारी इम्यूनिटी के अफेक्ट होने की वजह से हो सकती है, या फिर इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। मतलब ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को अपने साथ लेकर चलती है। तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं करेक्ट होगा। लास्ट में दिया हुआ है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस जो होता है इसको इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, किसी की इम्यूनिटी से इसको मतलब नहीं होता है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये लाइफ स्टाइल की वजह से होता है, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से होता है। टोटल इसमें 15 to 16 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 15-16 क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें कुछ एजेंसीज की नाम है, कुछ स्कीम के नाम है और कुछ फुल फॉर्म है। आपको क्या करना है, इन फुल फॉर्म्स को याद कर लेना है। डिजीज अगर कोई है एक दो तो उसको याद कर लेना है, और एजेंसीज के नाम को आपको याद करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एजेंसीज के नाम पूछ लिए जाते हैं, स्कीम्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, या फिर फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे करके आपको काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म, स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और डेट्स करवा दूंगा। तो उसी में से आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। कोई बार बार रिपीट क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन उसमें फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि उसका कंटेंट लिमिटेड है।